तो अभी हम करेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। तो पहला जो चीज है वो समझ लो करना क्या है। ये एक हॉलो स्फीयर है, करेक्ट। ये इसकी सेंटर हो गई। सेंटर को हम नेम कर देते हैं O। और इस स्फीयर की जो रेडियस है वो हो गई कैपिटल R। तो रेडियस कितनी हो गई, यहां से यहां, कैपिटल R। अब इस स्फीयर को, हॉलो स्फीयर को या स्फेरिकल सेल भी बोल सकते हैं, इस स्फीयर को हम चार्ज देंगे। कितनी चार्ज देंगे, स्मॉल q। और ये जो चार्ज q है इस स्फीयर पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यहां प्लस 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 प्लस, है ना, यूनिफॉर्मली क्या हो गई, डिस्ट्रीब्यूट हो गई। अब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है कि सरफेस के प्रत्येक यूनिट एरिया पर सेम अमाउंट ऑफ चार्ज होगी। मतलब यहां यूनिट एरिया पे जो चार्ज की वैल्यू होगी वही यहां होगी, वही यहां होगी, वही यहां होगी। ओके, क्लियर। तो इस स्फीयर के ऊपर टोटल कितनी चार्ज है, Q। और इस स्फीयर की रेडियस है R। और ये स्फीयर हॉलो है। एक और मजेदार पॉइंट है, याद रखना, जो हॉलो स्फीयर होते हैं या स्फेरिकल सेल होते हैं, आप जो भी चार्ज बाहर से दोगे उसको, वो उसके सरफेस पे ही डिस्ट्रीब्यूट होंगे, वो भी यूनिफॉर्मली। कोई भी चार्ज अंदर नहीं होगा। इनसाइड दिस स्फीयर कुछ भी चार्ज नहीं होगी, जो भी होंगे बाहर होंगे, सरफेस पे होंगे, करेक्ट। तो हॉलो स्फीयर जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, ओके, तो उसकी चार्ज की वजह से जो उसके आसपास के एरिया है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ये ढूंढना है ना। और इसको ढूंढने में हम मदद लेंगे गॉस लॉ की। तो देखो ये चार्ज स्फीयर के आसपास की एरिया समझो ये है पूरी, है ना। तो यहां पे एक कोई पॉइंट ले लो जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ढूंढनी है। मान लो इस पॉइंट को हम बोल देते हैं P, ओके। और इस पॉइंट P पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वही हमारा क्वेश्चन है। और इसी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मदद करेगा गॉस लॉ। तो सबसे पहला काम जो हम करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे एक गॉसियन सरफेस की। और वो जो गॉसियन सरफेस होगी वो इस पॉइंट P से होके गुजरेगी। उसकी शेप क्या होगी, इस स्फीयर के सिमेट्रिक। स्फीयर की सिमेट्रिक कहने का मतलब वो जो गॉसियन सरफेस होगा वो भी क्या होगा, स्फेरिकल होगा। अगर गॉसियन सरफेस स्फेरिकल होगा तो उस केस में उसकी सेंटर और इस स्फीयर की सेंटर क्या होगी, सेम हो जाएगी। तो मैं मान लो ये जो पॉइंट P है वो इस स्फीयर की सेंटर से कितनी दूर है, स्मॉल r, करेक्ट। फिर से रिपीट कर दो, ये जो पॉइंट P है वो इस स्फीयर के सेंटर से कितनी दूर है, स्मॉल r। तो जो हम गॉसियन सरफेस अभी कंस्ट्रक्ट करने वाले यहां पर वो क्या होगा, कुछ इस तरह से।
बन गई ये गॉसियन सरफेस। इस गॉसियन सरफेस की रेडियस कितनी है? स्मॉल आर। परफेक्ट। अब हम इस पॉइंट P के ऊपर एक एरिया लेंगे, या ऐसा कह लो इस पॉइंट P को कवर करने वाली एक एरिया लेंगे। ये जो एरिया है मान लो ये है ds वेक्टर। इस एरिया की डायरेक्शंस क्या होगी? यहां पे हम टेंजेंट डालेंगे और उसके बाद नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। तो जो भी डायरेक्शंस होगी मान लो ये हो गई। जितनी भी पॉइंट है इस स्फीयर के ऊपर, उस सारी पॉइंट को जो कवर करने वाली एरिया है उसकी डायरेक्शंस क्या होगी? रेडियली आउटवर्ड। अगर उस एरिया की डायरेक्शन को पीछे अगर हम ज्वाइन करेंगे तो सेंटर से कनेक्ट होगी, इसलिए ये कौन सी डायरेक्शन है? रेडियली आउटवर्ड। इसको क्या बोल सकते हैं? ds n कैप। अब ये जो स्फेरिक स्फीयर है ये क्या है? यूनिफॉर्मली चार्ज है, और यहां जो स्फीयर है ये स्फीयर इसके सिमेट्रिक है। तो इस स्फीयर के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ सेम होगा। यहां जितनी होगी वही इतनी होगी, वही इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहां होगा वही यहां होगा। हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ सेम होगा। करेक्ट। और डायरेक्शंस क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की? अगेन रेडियली आउटवर्ड, क्योंकि सिमेट्रिक फिगर है। यहां पॉजिटिव चार्ज है तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? डाइवर्स करेगी। ओके, यहां ऐसे, यहां ऐसे, यहां ऐसे, ऐसे ऐसे। समझ में आया? तो इस पॉइंट पे कैसे जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ? कुछ इस तरह से यहां से निकलेगी और ऐसे जाएगी इस तरह से। तो आप एरिया की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस पॉइंट पे क्या देखते हो? सेम है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है मान लो पॉइंट P पे वो है E वेक्टर, तो क्या हो जाएगी ये? E टाइम्स n कैप। अब इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शंस दोनों एक ही है, तो उस केस में दोनों के बीच में एंगल क्या फॉर्म होंगे? 0 डिग्री। तो थीटा क्या हो गई? 0 डिग्री। अब इस एरिया से ये जो एरिया है इससे कितनी फ्लक्स लिंक करती है वो देखना है, कि बहुत ही छोटी एरिया ली है तो मान लो d5 फ्लक्स लिंक करेगी। और फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। यहां E वेक्टर डॉट ds हो गया। तो अभी देखो ये क्या हो गया? E ds cos थीटा, और थीटा है 0 डिग्री। तो d फाई क्या निकल के आ गई? E ds, है ना? मैं यहां लिख देता हूं d फाई क्या निकल, सॉरी, d फाई क्या निकल के आई है? E ds। यानी जो फ्लक्स लिंक्ड है इस छोटी सी एरिया में वो क्या है? E ds। अभी मैं इन सबको रब कर रहा हूं। अभी तक जितना किया है आप लोग उसको ड्रॉ कर लेना और लिख लेना। ओके, तो d5 जो है वो इतनी छोटी सी एरिया के लिए, तो इस पूरी एरिया से जो फ्लक्स लिंक करेगी वो क्या होगी? क्लोज इंटीग्रल d5। उसको क्या बोलेंगे? क्लोज इंटीग्रल E ds। अब गॉस लॉ क्या कहता है? गॉसियन सरफेस से जो भी फ्लक्स लिंक्ड होगी वो क्या होगी? चार्ज जो इस सरफेस के अंदर है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो फ्लक्स लिंक होगी इस गॉसियन सरफेस से, यानी E ds जो होगी वो क्या हो जाएगी? चार्ज जो इस सरफेस के अंदर है, कितनी है? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके,
अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, हर एक पॉइंट पे क्या है, कांस्टेंट है, सिमेट्रिसिटी की वजह से। तो इस E को हम क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। तो बच क्या गया, ds इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान दीजिएगा, यहां ये E है, ये जो ds है ये छोटी सी एरिया है। अगर ये पूरी एरिया देखो तो ये स्फीयर की एरिया है, और इस स्फीयर की एरिया क्या होती है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो इस ds की वैल्यू क्या आ गई, 4 पाई आर स्क्वायर, और ये क्या होगा, q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। मतलब यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, है ना, वो सेम होगा अगर एक पॉइंट चार्ज को यहां सेंटर पे रख दें और उस पॉइंट चार्ज की वैल्यू क्या हो, Q। ओके, देखो अगर ये पॉइंट चार्ज यहां है Q और R डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो वो क्या होती है, सेम यही स्ट्रक्चर मिलती है। ओके, अब अभी तक ये जो स्फीयर थी वो कहां थी, एयर या वैक्यूम के अंदर। लेकिन अगर ये स्फीयर किसी डाइलेक्ट्रिक मीडिया के अंदर हो तो उस केस में क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन होगा। एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी ऑफ दैट मीडिया। तो उस केस में जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर। और एप्सिलॉन को क्या बोल सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट टाइम्स रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ दैट मीडिया। मतलब इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई आर स्क्वायर। तो ये बातें समझ में आ गई, नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं इसको रब कर रहा हूं। तो देखो, जब ये यहां r डिस्टेंस पे है तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिली थी, Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के। अब अगर ये पॉइंट P यहां ना होके स्फीयर के सरफेस के जस्ट बाद होता है यहां पे, तो R नियरली इक्वल होता कैपिटल R के। उस केस में क्या होती इलेक्ट्रिक फील्ड, E इक्वल टू Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये R बदल जाती इस R में। समझ में आई। तो अगर इसका ड्राइंग बनाना चाहे तो ये सिर्फ इतनी, अगर ये होता है स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस और उसके सरफेस के जस्ट बाद या सरफेस पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो तो वो कितनी निकलेगी, इतनी। अगर अंदर ये स्फेरिकल सेल है, हॉलो स्फीयर है, अगर अंदर कहीं यहां पे निकालनी हो इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या होगा, 0। क्यों, क्योंकि यहां चार्ज जो है क्या है ही नहीं, 0 है। तो चार्ज ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। अभी तक हमने देखा था हॉलो स्फीयर को, अब हम देखेंगे सॉलिड स्फीयर। तो सॉलिड स्फीयर अगर होगी, मान लो कुछ इस तरह से, और उसकी रेडियस है कैपिटल R,
और उसको चार्ज दी है आपने अगेन Q। तो अगेन उसके सरफेस पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम Q/4πε0 कैपिटल R स्क्वायर होगा। अगर बाहर आउटसाइड कहीं पे निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ तो अगेन सेम होगा Q/4πε0 स्मॉल r स्क्वायर। बट इनसाइड निकालना हो कहीं तो गेम चेंज हो जाएगा। अब इस केस में क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, क्योंकि सॉलिड स्फीयर के अंदर चार्ज होगा, हॉलो स्फीयर के अंदर चार्ज नहीं था, सॉलिड में चार्ज होगा। ओके, तो देखो कैसे निकालेंगे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। ये जो Q चार्ज है ये पूरी ये बड़ी वाली स्फीयर में डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। तो ये जो Q चार्ज और इसकी वॉल्यूम का यूज करके हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है, रो इक्वल टू चार्ज अपॉन वॉल्यूम। चार्ज है हमारे पास Q और वॉल्यूम क्या होती है स्फीयर की, 4/3 πr/Q। ये हो गई वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अगर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम यहाँ रो इक्वल टू लिख सकते हैं ऐसे Q/4/3 πr/Q। इसका मतलब क्या निकलता, इसका मतलब ये निकलता है कि यहाँ जितनी भी यूनिट वॉल्यूम है हर जगह चार्ज इक्वल अमाउंट में होगा। यहाँ 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 हर जगह चार्ज क्या होगी, इक्वल अमाउंट में होगी। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी समझ में आ गया। अब अगेन हमें गॉसियन लूप, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो कैसे ड्रॉ करेंगे, मान लो इस P और सेंटर के बीच डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल r। हम एक गॉसियन लूप ऐसा ड्रॉ करेंगे जो इस स्फीयर के सिमेट्रिक हो, कोसेंट्रिक हो और इस पॉइंट P से पास करती हो। तो हम इस तरह से एक गॉसियन लूप, गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया। ये जो स्फीयर बनी है या गॉसियन सरफेस बनी है, इसकी वॉल्यूम क्या होगी, इसकी वॉल्यूम जो होगी, वॉल्यूम ऑफ गॉसियन सरफेस, वो क्या होगी 4/3 πr/Q, क्योंकि ये भी क्या है, एक स्फीयर है। इस वॉल्यूम को वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो पता चल जाएगी कितनी चार्ज इस गॉसियन सरफेस के अंदर है ना। तो Q इनसाइड मतलब अमाउंट ऑफ चार्ज रिसाइड्स इनसाइड द गॉसियन सरफेस, वो क्या होगी, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां क्या हो जाएगा बताओ, Q/4/3 πr/Q और यहाँ है 4/3 πr/Q, 4/3 π 4/3 π कैंसल। तो Q इनसाइड जो हमें मिल गई है वो क्या मिली है, Q/R/Q अपॉन कैपिटल R/Q। अगेन सेम लॉजिक, यहां अब हम एक छोटी सी एरिया ले लेंगे ds वेक्टर, करेक्ट। इस एरिया की डायरेक्शंस क्या होगी, ds n कैप, जो यहां नॉर्मल वेक्टर होगा। और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शंस क्या होगी, यही होगी, E वेक्टर इक्वल टू E n कैप, क्योंकि ये गॉसियन सरफेस अगेन क्या है, सिमेट्रिक है। क्लियर। तो यहां ये जो एरिया हमने कंसीडर किया इससे लिंक्ड फ्लक्स क्या होगी, d फाई इक्वल टू E वेक्टर डॉट अगेन ds वेक्टर, और E और ds के बीच में एंगल क्या बनेगी, 0, क्योंकि ये दोनों एक ही डायरेक्शंस में है। तो d फाई इक्वल टू E ds
cos 0, cos 0 की वैल्यू 1 होती है। तो ये बस इतनी हो गई। अब इस डी फाई जो कि इतनी सी एरिया में लिंक्ड है फ्लक्स, उसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये इस पूरी एरिया में जो फ्लक्स लिंक्ड होगी वो बताएगा। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे ई डी एस, हमें मिलेगी, गॉस लॉ क्या कहता है, गॉसियन सरफेस से जो फ्लक्स लिंक्ड होगा वो क्या होगा, चार्ज इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। करेक्ट। अब यहां देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इस सारे पॉइंट पे कांस्टेंट होगी, है ना, क्योंकि यहां से ये सारा पॉइंट क्या है, सेम डिस्टेंस पे है। तो ई बाहर आ जाएगी, ये हो गई है ds, और q इनसाइड कितनी है, q r क्यूब अपॉन r क्यूब, q r क्यूब अपॉन r क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट। परफेक्ट। हमें ये रब करना होगा। यहां E होगी, और ये जो एरिया का इंटीग्रेशन होगा, इसकी कंप्लीट एरिया दैट इज E टाइम्स 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू, ये हो गई Q r क्यूब अपॉन कैपिटल R क्यूब एप्सिलॉन नॉट। अब ये r स्क्वायर है, और यहां से अगर इसको रिमूव करेंगे तो एक r बच जाएगी। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या बचा, Q स्मॉल r अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को पहले लिखते हैं r क्यूब। तो जो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी E इक्वल टू, वो क्या हो जाएगी, क्यू आर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। यहां इस पॉइंट तक आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r है। यहां जाने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, और उसकी वैल्यू क्या होगी, मैं फिर से इसको डब करके बता देता हूं। यहां पहुंचने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, और इससे बाहर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। क्लियर हो। तो सरफेस पे कितनी हो गई, ये सरफेस से बाहर कितनी हो गई, ये, और इसके अंदर कितनी हो गई, ये। अब जो भी अभी किया है उन सारी चीजों को हम समराइज कर लेते हैं। देखो, पहले हम सॉलिड स्फीयर लेते हैं। ये एक सॉलिड स्फीयर है, इसकी रेडियस r है। यहां एक पॉइंट ले लेते हैं, एक पॉइंट यहां ले लेते हैं, इसको हम P1 P2, इसको हम P3 लेंगे, और यहां एक हॉलो स्फीयर ले रहे हैं। अगेन रेडियस r है, सेम 3 पॉइंट, P1 सरफेस पे P2, और अंदर एक पॉइंट ले लिया P3, यहां भी अंदर ये पॉइंट ले लिया P3, ये सेंटर नहीं है। क्लियर। तो P1 पे अगर दोनों के ऊपर चार्ज आपने Q दी है, तो P1 और P1 दोनों पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी, चाहे हॉलो हो या सॉलिड। सरफेस पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ सेम होगी, चाहे हॉलो हो या सॉलिड। बट हॉलो में स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 0 होगी, बट यहां 0 नहीं होगी, जिसे हमने प्रूफ किया है। ओके, दैट्स इट।